हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 5 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 5 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि ओजोन क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। जो ओजोन है ये ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जो ओजोन का एक अणु होता है ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन का अणु सूत्र O3 होता है। जो ओजोन होता है इसका जो अणु सूत्र होता है ये O3 होता है। और जो ओजोन होता है ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतहों में पाया जाता है, जो पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा प्रदान करता है। जो ओजोन परत होता है ये वायुमंडल के बाहरी सतहों में पाया जाता है, जो हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ओजोन क्या है। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन का एक अणु जो होता है ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और ओजोन का अणु सूत्र O3 होता है। और जो ओजोन परत होता है ये वायुमंडल के बाहरी सतहों में पाया जाता है। और जो ओजोन परत होता है ये पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा प्रदान करता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और यहीं पे आपको याद भी हो गया होगा। अगर आपको याद हो गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि ऐसे 2 ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए जिसे आप नवीकरणीय मानते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको ऐसे 2 ऊर्जा स्रोत के नाम लिखना है जिसे आप नवीकरणीय मानते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। पवन ऊर्जा और सौर सेल को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मानते हैं। जो पवन ऊर्जा है और जो सौर सेल है इसे हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत मानते हैं, क्योंकि यह एक बार नष्ट हो जाने पर पुनः हम बना सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ऐसे 2 ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए जिसे आप नवीकरणीय मानते हैं। तो पवन ऊर्जा और सौर सेल को हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत मानते हैं, क्योंकि यह एक बार नष्ट हो जाने पर पुनः हम इसे बना सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। एक बगल आप लोग लिखिएगा आक्सीय श्वसन और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा अनाक्सीय श्वसन, और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। पहला अंतर यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। जो आक्सीय श्वसन होता है ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, और इसमें देख लीजिए यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। जो अनाक्सीय श्वसन होता है ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, जबकि जो आक्सीय श्वसन होता है ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। तो ये हो गया पहला अंतर। अब हम यहाँ पे दूसरा अंतर देखेंगे। इसका अंतिम उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड है। जो ऑक्सी श्वसन है इसका जो अंतिम उत्पादन है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसमें देख लीजिए इसका अंतिम उत्पादन इथाइल अल्कोहल है। जो अनाक्सी श्वसन है इसका जो अंतिम उत्पादन है ये इथाइल अल्कोहल है, जबकि जो ऑक्सी श्वसन है इसका जो अंतिम उत्पादन होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये दूसरा अंतर हो गया। अब हम यहाँ पे तीसरा अंतर देखेंगे। एक एटीपी टूटने पर 38 अणु बनते हैं। ऑक्सी श्वसन में एक एटीपी टूटने पर 38 अणु बनते हैं, और इसमें देख लीजिए एक एटीपी टूटने पर 2 अणु बनते हैं। अनाक्सी श्वसन में एक एटीपी टूटने पर 2 अणु बनते हैं, जबकि ऑक्सी श्वसन में एक एटीपी टूटने पर 38 अणु बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें, इसके उपयोगों को भी लिखें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखना है और इसके उपयोगों को भी लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र CaSO4 × ½ होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका जो आणविक सूत्र होता है वो CaSO4 × ½ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग निम्नलिखित है। यहाँ पे पहला उपयोग देख लीजिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में करते हैं। इसका दूसरा उपयोग देख लीजिए, मूर्ति बनाने में करते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो मूर्ति बनाने में भी करते हैं। इसका तीसरा उपयोग देख लीजिए, भवनों की दीवारों और छतों को समतल करने में भी करते हैं। और चौथा इसका देख लीजिए, प्रयोगशाला में गैसों के रिसाव को रोकने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखिए और इसके उपयोगों को भी लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × ½ होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। और दूसरा उपयोग है इसका कि मूर्ति बनाने में किया जाता है। और इसका तीसरा उपयोग भवनों की दीवारों और छतों को समतल करने में किया जाता है। और इसका चौथा उपयोग है कि प्रयोगशाला में गैसों के रिसाव को रोकने में भी किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में 4 अंतर लिखें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में 4 अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में 4 अंतर निम्नलिखित हैं। एक बगल आप लोग लिखिएगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी, और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी, और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर, यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी है यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, और इसमें देख लीजिए यह तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है यह तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है, जबकि जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी है यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। तो यह हो गया पहला अंतर। इसमें दूसरा अंतर देख लीजिए, इसमें अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी है इसमें अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। और इसमें देख लीजिए इसमें अक्रिय गैसों के लिए वर्ग 18 में रखा गया है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें अक्रिय गैसों को वर्ग 18 में रखा गया है, जबकि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है इसमें अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो यह हो गया दूसरा अंतर। अब यहाँ पे तीसरा अंतर देख लीजिए, इसमें कुल 6 क्षैतिज पंक्तियां एवं 8 उदग्र स्तंभ है। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है इसमें कुल 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं एवं 8 उदग्र स्तंभ
स्तंभ हैं और इसमें देख लीजिए इसमें कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां एवं 18 उदग्र स्तंभ है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां एवं 18 उदग्र स्तंभ हैं, जबकि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है इसमें कुल 6 क्षैतिज पंक्तियां एवं 8 उदग्र स्तंभ हैं। तो ये हो गया तीसरा अंतर। यहाँ पे चौथा अंतर देख लीजिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुछ दोष हैं। जो मेंडलीव के आवर्त सारणी है इसमें कुछ दोष हैं और इसमें देख लीजिए इसमें मेंडलीव के आवर्त सारणी के सभी दोषों को दूर कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।